आज हम लोग 12th क्लास के जीव विज्ञान के रोग और स्वास्थ्य चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फीता कृमि अर्थात टीनिया सोलियम को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कृमि हेलमिंथी का दो संघ है, गोल कृमि और फीता कृमि। गोल कृमि के सदस्य एस्केरिस, फैसियोला हिपैटिका, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इत्यादि आते हैं, जबकि फीता कृमि के सदस्य टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा आता है। यह फीता या रिबन के समान होता है। इसका शरीर द्विलिंगी छोटे छोटे हजार खंडों में विभाजित होता है। यह मनुष्य के आहार नाल के आंत में रहने वाला ऐसा परजीवी है जो आंत में रहते हुए मनुष्य के पचाया भोजन को खा जाता है। आंत की दीवार के म्यूकोसा या सब म्यूकोसा लेयर में छेद बना करके खून चूसता रहता है, जिससे खून की कमी, रक्तहीनता या एनीमिया हो जाता है। पेट में दर्द, अल्सर, सूजन, उल्टी, मिचली आना जैसी समस्याएं रोगी को बनी रहती है। इसे ही हम लोग फीता कृमि कहते हैं। अब हम लोग इस फीता कृमि के जीवन चक्र को समझने का प्रयास करें। फीता कृमि का जीवन चक्र दो परपोषी में पूरा होता है। इसका एक परपोषी मनुष्य है, जबकि इसका दूसरा परपोषी पिग अर्थात सुअर है। मनुष्य में बीमारी फैलाता है, जबकि सुअर में इंटरमीडिएट होस्ट केवल आश्रय का काम करता है और अगले मनुष्य में जाने के लिए कुछ समय बिताता है, अर्थात इसके जीवन चक्र का कुछ भाग सुअर में चलता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो ब्लैडर वर्म या सिस्टिसर्कस लार्वा है, यह आंत की दीवार से चिपक करके भोजन को प्राप्त करके धीरे धीरे आकार में बड़ा हो जाता है और प्रजनन करके हजारों की संख्या में अंडे देते रहता है। यह अंडा मनुष्य के मल के साथ बाहर आता रहता है। इसी अंडे को मल के साथ जब कोई सुअर खाती है तब उसमें चला जाता है। उसके बाद यह इसमें आंत में रहते हुए इसका हेक्साकिन्थ लार्वा मांसपेशी में चला जाता है और यह मनुष्य में इसका जीवन चक्र चलता रहता है।
अब हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि यह फीता कृमि का जीवन चक्र है, अर्थात यह डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका जीवन चक्र दो होस्ट में, दो परपोषी में पूरा होता है। इसका पहला परपोषी मनुष्य है और दूसरा परपोषी पिग या सुअर है। जब कोई मनुष्य ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा से संक्रमित सुअर के कच्चा या अधपका मांस को खाता है तो उसके शरीर में यह बीमारी पहुंच जाता है। उसके बाद यह बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसी प्रकार पहुंचता रहता है। अब हम बात करते हैं टीनिया सोलियम के शरीर की रचना पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इसका शरीर 1000 से 1200 खंडों में विभाजित होता है। ऊपर में सबसे अगले भाग में एस्पोलेक्स पाया जाता है। उसके बाद गर्दन वाला रीजन है। यहीं से नए नए छोटे खंडों का निर्माण लगातार होता रहता है और यह भाग प्री मैच्योर है, मतलब इसमें जनन अंगों का निर्माण नहीं हुआ है। लगभग 200 खंड है। उसके बाद मैच्योर खंड आता है, 600 से 800 खंड है। इसमें जनन अंग का निर्माण हुआ है, प्रजनन की क्रिया होती है, अंडे का निर्माण होता है। सबसे अंतिम 200 से 250 खंड में कवच युक्त अंडे पाए जाते हैं और पीछे से एपोलाइसिस विधि के द्वारा खंड टूट टूट करके बाहर निकलता हर मल में मिलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके सीड को एस्पोलेक्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले 5 सकर्स पाए जाते हैं। चूसने वाला रचना ऊपर वाला और चारों तरफ से यहाँ पर 4 सकर्स हैं, 3 दिखाई देता है, एक पीछे छिपा रहता है। इसी से भोजन या रक्त को यह चूसता रहता है और अपने आकार में वृद्धि करता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो टीनिया सोलियम है, इससे होने वाली बीमारी, जिसमें पेट में दर्द, अल्सर, सूजन, इस बीमारी को हम लोग फीता कृमि कहते हैं। अब इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करें कि टीनिया सोलियम जो परजीवी है, प्लैटीहेल्मिन्थेज का सदस्य है। यह डाइजेनेटिक पैरासाइट है, अर्थात इसका 2 परपोषी है, प्राथमिक परपोषी, परमानेंट परपोषी, जिसमें यह बीमारी फैलाता है, मनुष्य है, इंटरमीडिएट परपोषी, मध्यवर्ती परपोषी, अर्थात जिसमें बीमारी नहीं फैलाता है, वह पिग है, सुअर है। अब प्रश्न उठता है कि संक्रमण, इन्फेक्शन कैसे होता है? जब कोई मनुष्य
सूअर का कच्चा या अधपका मांस खाता है तो मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसका लक्षण या प्रभाव क्या है। पेट में दर्द बनी रहती है, आंख में सूजन रहता है, अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगता है, रोगी कमजोर होता चला जाता है और रोगी को बुखार लगी रहती है, जी मिचलाने की समस्या, उल्टी की समस्या, मानसिक तनाव की समस्या भी रोगी में बनी है। अब इसकी हम जांच या पहचान कैसे करते हैं? जब प्रयोगशाला में मल का परीक्षण कराया जाएगा, पैखाना की जांच कराई जाएगी, तो इसके अंडे दिखाई देंगे, शरीर का खंड दिखाई देगा, इससे इसकी पहचान की जाएगी। या फिर रक्त की जांच करेंगे तब भी इसकी अवस्था रक्त में मिलेगी। चूंकि यह गंभीर बीमारी है अतः इसका इलाज कराना अति आवश्यक है। सफल चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इलाज करानी चाहिए और इस बीमारी के इलाज के लिए बाजार में कुछ दवा उपलब्ध है, जैसे कुछ की सूची यहाँ दी गई है। अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, हेट्राजल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि फीता कृमि की प्रभावशाली दवा है। अब उसके बाद हम उस बात पर विचार करते हैं कि यह एक गंभीर खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसका बचाव भी किया जाना अति आवश्यक है। बचाव में हम लोग या मनुष्य को सूअर का कच्चा या अधपका मांस मिसली पॉट नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को खुले में शौच नहीं करनी चाहिए और समय पर 2-4-6 महीने के अंतराल पर अल्बेंडाजोल की खुराक नियमित रूप से लेती रहनी चाहिए। रोगी का इलाज भी यथाशीघ्र कराना चाहिए क्योंकि वह अन्य व्यक्ति को बीमारी नहीं फैला दे। और इस तरह से हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे तब फीता कृमि